आम का बागान। सुबह सुबह जी बिजनेस लगाकर विनोद और करण शेयर मार्केट का जायजा ले रहे थे। नेस्ले और रिलायंस में फायदा तो है पापा, ये शेयर गिरने वाले नहीं है। 1 लाख इन्वेस्ट कर दूं क्या? मेरे तो मार्केट में पैसे तू ही लगाता है बेटा, तुझे समझ आ रही है तो लगा दे, बस देखना पैसे डुबो मत देना मेरे। नाश्ता करते हुए विनोद और करण मार्केट में इन्वेस्ट करने की बातें कर रहे थे। प्रिया झूठे बर्तन घिस रही थी तो गायत्री फुलके सेक रही थी, पर रसोई में काम कर रही गायत्री का ध्यान फुलकों पर कम, हॉल में हो रही डिस्कशन पर ज्यादा था। अरे अरे मम्मी जी आराम से, ये देखिए जल गया ना फुलका। या तो आप बाहर जाकर सीधा उनसे शेयर के बारे में पूछ लीजिए ना, या फिर रोटियां ही बना लीजिए। अरे क्या बहू, तू भी ये फालतू बातें कर रही है, तू तो मेरी टीम में थी ना। आप ही की टीम में हूं मम्मी जी, पर अगर ढंग से नाश्ता नहीं मिला इस बाप बेटी की जोड़ी को, दोनों आधे पेट दुकान जाएंगे ना। और आधे पेट नाश्ता किए अगर दोनों दुकान जाएंगे तो कुछ ही देर में दोनों को फिर से भूख लग जाएगी। फिर ये पास के भोजनालय से खाना खाएंगे। भोजनालय के खाने से हमेशा पापा की पेट खराब हो जाती है और पैसे लग जाएंगे 100 लाख। बिजनेस वुमन बनना है ना मम्मी जी, तो हेल्थ पर भी तो ध्यान देना पड़ेगा। हमें पैसे कमाने हैं, पैसे बचाने हैं, ना कि पैसे लगाने हैं। हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो बहू, सही बात है। कौन सा करण भागा जा रहा है, पहले दोनों को पेट भर के नाश्ता करवा देती हूँ, फिर आराम से जाकर इस बारे में बात करूंगी। पर अपनी आदत से मजबूर गायत्री एक फुलका और सेकती है और उसे बाहर हॉल में ले जाकर करण के प्लेट में रखकर वहीं खड़ी हो जाती है। वो किस शेयर की बात कर रहा था तू? एक शेयर की रेट क्या है? मेरे लिए भी ले ले बेटा, महीने के खर्चे से पैसे बचाकर कुछ 15,000 के आसपास रुपए जमा हो गए मेरे पास। उन पैसों को अलमारी में रखने से तो कोई फायदा नहीं, पैसे मार्केट में जाएंगे तभी तो रिटर्न आएंगे। अरे गायत्री जी, आपको ये रह कर इन्वेस्टमेंट का कीड़ा क्यों जाग जाता है? 15,000 लगाकर आप कोई 1.5 लाख रुपए थोड़ी ना कमा लेंगे। कुछ पैसे बचाए हैं तो अपने खर्च के लिए इस्तेमाल कीजिए, एंजॉय कीजिए। तभी अपनी सास की साइड लेती हुई प्रिया रसोई से बाहर आती है। बूंद बूंद से ही सागर बनता है पापा जी, और आज नहीं तो कल मैं और मम्मी जी आप दोनों को एक मोटी रकम जमा करके दिखाएंगे। लिख कर ले लीजिए। अब उनके पास 15,000 है तो वो 15,000 ही इन्वेस्ट करेंगी। मेरे पास भी कुछ 5,000 रुपए है। हम दोनों के पैसे मिलाकर आप शेयर में लगा दीजिए, और हाँ, प्रॉफिट याद से हमें दे दीजिएगा करण जी। गायत्री और प्रिया विनोद और करण को अच्छे से नाश्ता करवाने के बाद टिफिन देकर दुकान भेज देती है। अब बता बहू, क्या सोचा है? बस 5 मिनट रुकिए मम्मी जी, 500 रुपए बस आने ही वाले। इतनी जल्दी कमाई हो जाती है शेयर से? बता, मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं मम्मी जी, 5 मिनट बाद में तुलसी तेरे आंगन की शो शुरू होने वाला है। इस शो को लेकर मैंने जानबूझकर बातों बातों में प्रेरणा से शर्त लगाई थी कि आज कौशल्या अपने पति को थप्पड़ मारेगी, जिस पर प्रेरणा चिढ़ गई और कहने लगी ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कौशल्या तो अपने पति को पूछती है। पर उसे क्या पता कि मैंने नेट पर पहले ही देख लिया था कि आज टीवी पर क्या दिखाने वाले हैं। इसीलिए मैंने उससे शर्त लगा ली कि अगर कौशल्या ने आज अपने पति को थप्पड़ मारा तो 500 रुपया वो मुझे देगी, और अगर नहीं मारा तो 1,000 रुपये मैं उसे दूंगी। अरे ये क्या बात हुई बहू, तो 1,000 रुपये क्यों देगी? मम्मी जी, देने की नौबत ही नहीं आएगी। अगर मैं इस तरह से नहीं कहती तो प्रेरणा के मन में लालच आता कैसे? दोनों सास बहू वहीं सोफे पर जम जाती है और एक टक में तुलसी तेरे आंगन के देखना शुरू कर देती है। और ठीक 1:20 पर यहाँ कौशल्या अपने पति को थप्पड़ मारती है। वहाँ प्रिया के पेटीएम पर 500 रुपए क्रेडिट हो जाते हैं। अब बोलिए मम्मी जी, कैसा रहा सौदा? इन हरकतों से तो तू साबित कर देती है कि तू मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है प्रिया। चल राशन वाले के यहाँ चलते हैं। घर पर बैठे बैठे फोन पर बातें करके टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मार्केट के बारे में जरा रिसर्च की जाए। प्रिया और गायत्री सास बहू कम, माँ बेटी ज्यादा थी। दोनों हर जगह एक साथ ही जाती और दोनों की सोच भी बिल्कुल एक जैसी थी। 10 मिनट बाद दोनों तैयार होकर मोहन की दुकान पर राशन लाने के लिए निकल पड़ती हैं। मोहन भैया, ये पकड़िए लिस्ट, इसमें जो जो चीजें लिखी है सारी दे दीजिए। क्या बात है मोहन, सब ठीक है ना? हमेशा देखते ही हाल चाल पूछता है और आज कुछ बोल भी नहीं रहा। क्या बोलूं चाची जी, मार्केट को तो समझिए ग्रहण लग चुका है। आजकल ग्राहक दिखते ही नहीं, वरना इस वक्त मोहन की दुकान कभी खाली देखी आपने? बात तो सच कही भैया आपने। हमारे मोहल्ले की नुक्कड़ की चकाचौंध आपकी दुकान से ही तो थी। अब आप लोगों को ही कस्टमर लाना है। तू तो बहुत सारी किटी भी करती है प्रिया। अपनी सहेलियों को बोलना कि मेरे पास से सामान खरीदे, पूरे 2% का डिस्काउंट दूंगा मैं। अरे पर इससे हमें क्या फायदा?
पूरे 10% का डिस्काउंट, 8% मेरे और 2% ग्राहक के डिस्काउंट के। अब आपको ग्राहक को डिस्काउंट देना है या उनसे 2% एक्स्ट्रा लेने हैं, ये आपके ऊपर है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप बस मेरे 8% दे दीजिए। कस्टमर्स की लाइन ना लगा दी तो मेरा नाम प्रिया नहीं। बिल्कुल सही कह रही है मोहन मेरी बहू, ग्राहक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और प्रॉफिट देने की तेरी। पर ऐसे मैं कैश तो नहीं दे पाऊंगा। आपके हिसाब से जो पैसे होंगे उस पैसे का आप राशन ले जाइएगा। ये हुई ना बिजनेसमैन वाली बात भैया। अब आए दिन रसोई का काम करने के बाद प्रिया और गायत्री यहाँ वहाँ औरतों और मर्दों को मोहन की दुकान की ओर ले जाने के लिए कन्विंस करती रहती। एक रोज अपने पूरे परिवार के साथ विनोद अपने एक दोस्त के घर डिनर पर पहुंचता है। खाना कैसा बना है भाभी, जरा चेक कर बताइए ना। हाँ भाई, सब भी चख लेंगे और तेरी तारीफ भी कर देंगे। क्या बताऊं गायत्री भाभी, जब तक सुषमा के बने खाने की तारीफ ना हो उससे शांति नहीं मिलती। सुबह से लगी पड़ी थी। आज विनोद भाई साहब का पूरा परिवार आने वाला है, अच्छा अच्छा खाना बनाऊंगी। खाने में तो कोई कमी नहीं है भाभी, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आपके हाथ में स्वाद भरपूर है। पर अगर राशन में ही खोट हो तो इंसान करे तो क्या करे। जैसे कि ये चावल है तो 110 रुपए वाले, पर खाकर ऐसा लग रहा है कि 50 रुपए वाले चावल को 110 रुपए का बताकर दिया गया हो। और मसालों में ना खुद का फ्लेवर ही नहीं है। कम मेहनत नहीं की होगी आपने इस खाने को बनाने में भाभी, पर अगर मसाले में, आटे चावल में खुद का फ्लेवर होगा ही नहीं तो खाने में जायका आएगा कैसे। हमें तो इतनी समझ ही नहीं है भाभी कि तो पास से ही राशन ले आते हैं, और मैं तो कभी राशन लेने गई ही नहीं, तो मुझे तो आइडिया भी नहीं है। आप बताइए कहाँ से राशन लाना सही रहेगा। अरे मोहन राशन वाले से, मेरे घर के पास ही है दुकान उसकी। आप मेरे घर आइएगा, मैं करवा दूंगी शॉपिंग। वही मैं सोचूं यहाँ आने के लिए ये सास बहू इतनी एक्साइटेड क्यों थी। ढूंढ ही लिया दोनों ने मुर्गा। इसी तरह दिन बीत रहे थे। फिर एक रोज आता है प्रिया को उसकी माँ का कॉल। इस बार हमारे गांव के बागान में बहुत अच्छे आम पके हैं बेटा, तो 2 पेटी आम तेरे ससुराल वालों के लिए भिजवा रही हूँ। तेरे ससुराल वालों को भी तो पता चले कि असली आम का स्वाद क्या होता है। सिर्फ 2 ही पेटी आम मम्मी, और बाकी हम देख रहे हैं किसे कितना भिजवाना है, फिर बचे हुए आम को फल बेचने वालों को भेज देंगे। अब ये आम मत बेचना मम्मी, तुम रुको, मैं शाम तक बताती हूँ कितने आम भिजवाने हैं। प्रिया सीधा अपने कमरे से बाहर आकर सभी के सामने अपना आइडिया कहती है। एक नया आइडिया है मम्मी, हमारे गांव में आम की बहुत अच्छी प्रोडक्शन हुई है, इसलिए मेरी मम्मी यहाँ के लिए कुछ आम भिजवाने का कह रही थी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम ज्यादा क्वांटिटी में आम मंगवा ले और अच्छे खासे मार्जिन में आसपास वालों को बेचे। इतने अच्छे आम पूरे मार्केट में नहीं मिलेंगे, और हम होम डिलीवरी भी देंगे तो नहीं करते भी 30 से 40 हजार का प्रॉफिट हो जाएगा। वाह बहू, जीती रहे जीती रहे। तेरे दिमाग में इतने अच्छे आइडियाज आते कहाँ से? क्या प्रिया, या मम्मी की आइडियाज की दुकान बंद होती नहीं कि तुम आइडियाज लेकर शुरू हो जाती हो। कोई जरूरत नहीं है इतना दिमाग लगाने की। बिजनेस है या मजाक? ऐसे होता है क्या बिजनेस? जहां 2 रुपए का फायदा दिखा वहां हाथ लगा दिया। राशन वाले मोहन की दुकान पर लोगों को ले जाकर कमीशन लेना छोड़ो अब। अरे तो क्या हो गया? घर का राशन जो 15,000 का आता है, इस बार उसमें मुश्किल से मुझे 10,000 देने पड़े। बाकी 5,000 कमीशन के पैसों से ही एडजस्ट हो गया। वो दिखने में 2 पैसे लगते हैं, लेकिन यही 2-2 रुपए मिलकर 2,000 हो जाते हैं, और 2,000 मिलकर 20। सही कह रही है बहू। बाकियों के घरों में तो सास बहू के बीच में लड़ाइयां चलती रहती है। सास दिन भर अपने रिश्तेदारों से अपनी बहू की चुगलियां करती रहती है, और बहू अपने मायके वालों से सास की। इसी में दोनों का दिन निकल जाता है। पर यहाँ तो ऐसा नहीं है, हम दोनों मिलकर काम करते हैं, और दिन के मुश्किल से 4 घंटे में घर का सारा काम निपट जाता है, और बाकी वक्त बैठकर हम क्या करें, तो बिजनेस में दिमाग लगाते हैं। अरे पर तुम लोगों ने तो हमारे दुकान के कस्टमर्स को भी नहीं छोड़ा। उन्हें पता चल गया कि तुम राशन वाले की दुकान का एड्रेस बताने के बदले मोहन से कमीशन लेती हो। तुम्हारी बदनामी तो होगी, हमारे दुकान के कस्टमर खराब हो जाएंगे स्वलग। तुझे क्या जरूरत थी अपने ससुर जी के सामने आइडिया बताने की बहू? इन लोगों को हमारी कमाई बर्दाश्त ही नहीं होती। तो इन दोनों का छोड़, हमें अब लोगों के पास जाकर ऑर्डर लेना शुरू करना चाहिए, तब तो तेरी माँ का स्टॉक कंफर्म कर पाएंगे। सबसे पहले कमरे में जाकर गायत्री लगाती है अपनी समधन को कॉल। और समधन जी कैसी हैं आप? आशा करती हूँ अच्छी होंगी। बिल्कुल बिल्कुल समधन जी, आपके पास मेरी बेटी अच्छी तो यहाँ मैं अच्छी। बताइए कैसे याद किया? बहू बता रही थी आप यहाँ 2 पेटी आम भिजवाने वाली हैं। आप कहो तो 4 पेटी भिजवा देती हूँ समधन जी,
फिर आप कुछ आम पड़ोसियों को भी चखा पाएंगी। ऐसे 2 पेटी भी कम नहीं पड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। अरे बात तो आपने बिल्कुल सही पकड़ी है समधन जी, बात पड़ोसियों की ही है, पर चखने चखाने भर आम उनके लिए मंगवाकर हम करेंगे भी क्या। फल वाले को तो आपको फल बेचनी है, तो उन्हें ना बेचकर मुझे बेच दीजिए। मैं और बहू मिलकर आम का बिजनेस करने की सोच रहे हैं। मैं यहाँ से अच्छे से ऑर्डर लेती हूँ, फिर जितनी पेटी आम के ऑर्डर होंगे आपको बता दूंगी। आप समधी जी से कहकर ट्रांसपोर्ट में मेरे घर भिजवा दीजिएगा, पैसे आपके बैंक अकाउंट में पहुंच जाएंगे। अरे पैसे की फिक्र किससे है समधन जी, मुझे तो इस बात की खुशी है कि आप और प्रिया नया बिजनेस करने वाली हैं। लकी है प्रिया जो अपने ससुराल में जो चाहे कर सकती है। आप आराम से लोगों से ऑर्डर लीजिए, मेरी तरफ से रेट पर 10% और छूट दे दी जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। और क्या था, यहाँ निशा से कंफर्मेशन मिलते ही कमर कसे दोनों सास बहू एक एक कर सभी को फोन कर अपने बिजनेस के बारे में बताना शुरू कर देती हैं। अरे नहीं प्रेरणा, मेरे खुद के बागान के आम है। हाय हाय हाय, ऐसे पके हुए पीले पीले आम और ऊपर बिखरी हुई ललाई खुशबू देख कर ना रहा ना जाए। और टेस्ट की तो क्या कहूं, एक बार जो खाएगा ना वो पक्का फैन हो जाएगा। आजकल जो मार्केट में आम आते हैं वो कोई ओरिजिनल आम थोड़ी ना होते हैं, इन्हें तो बस बिजनेस करनी होती है। ये इंजेक्शन डाला और ये 2 दिन में आम तैयार, ना अंदर पल्प होता है ना बाहर खुशबू। पर भाई हमें बिजनेस नहीं करना, हम तो लोगों की सेवा कर रहे हैं, और ओरिजिनल चीजें तो ओरिजिनल ही होती है भाई। तो बता कितना ऑर्डर लिख दूं तेरा? अच्छा 2 किलो लिख दे। बस यही मार खा जाती है ना तू, जो चीजें बेकार रहती है वो तो तू भर कर रख लेती है, और सही चीज तुझे नाप तोल कर लेनी है। मुझे तो लगा था घर के बागान के आम का सुनकर तू पेटियों में ऑर्डर देगी। अच्छा चल 5 किलो लिख देती हूँ, ठीक है, इससे कम क्या लेगी तू? यहाँ प्रिया फोन से ऑर्डर पे ऑर्डर लिए जा रही थी, वहां गायत्री को अब तक एक भी ऑर्डर नहीं मिला था। मेरा तो कोई फोन ही नहीं उठा रहा बहू, लगता है लोगों के घर जाकर सामने से आम के बिजनेस का प्रचार करना होगा, इससे उनको हम पर ट्रस्ट भी आएगा और ऑर्डर भी हम ले पाएंगे। पर मुझे तो फोन कॉल से ऑर्डर मिल रहा है मम्मी जी। एक काम करते ना, मैं यहाँ घर बैठे ऑर्डर लेती हूँ, आप आसपास वालों के यहाँ हो आइए, फिर शाम को दूर के घरों में साथ में ऑर्डर लेने जाएंगे। गायत्री आसपास के लोगों के घरों में जाकर ऑर्डर लेना शुरू करती है। नहीं तो क्या खेत की बहन, लिख कर ले लीजिएगा, अगर एक भी खराब निकला ना तो मैं घर से पैसे रिटर्न करूंगी। ये गारंटी आपको फल वाला नहीं देगा। वहां से तो आप एक बार फल लेकर आ गई, उसके बाद अंदर कीड़े निकले या गुठली कोई देखने नहीं आएगा। तूने बोल दिया गायत्री और मैंने मान लिया, लिख दे मेरे 10 किलो। सुबह 11 बजे ऑर्डर लेने निकली गायत्री शाम के 6 बजे फ्री होती है। आज तो मजा आ गया, 50 किलो आम का ऑर्डर तो यही मिल गया, और क्या चाहिए जीवन में। इस घर में तो अच्छी कमाई होने वाली है, एक बार ये स्टॉक क्लियर हो जाए उसके बाद फिर से ऑर्डर देकर माल मंगवा लिया जाएगा। कुछ देर बाद गायत्री अपने घर पहुंचती है, जहां प्रिया ऑलरेडी तैयार होकर बैठी थी। बड़ी देर कर दी मम्मी जी आपने, मैं दोपहर से आपके इंतजार में बैठी हुई हूँ। मैं क्या सोच रही थी, स्मार्ट मार्केट की ओर चलते ना, वहां भी मेरी काफी फ्रेंड्स हैं, अगर जाकर सामने से ऑर्डर लेंगे ना तो अच्छा खासा ऑर्डर मिल जाएगा। अरे भाई थम जाओ तुम दोनों, अगर डिलीवरी में 19-20 हो गई या आम का रेट बाजार में सस्ता हो गया तो पता है कस्टमर कैसे रिएक्ट करेंगे? वापस लाकर घर पर आम रखकर चले जाएंगे। फिर क्या करोगे इतने आमों का? मैंने देखे है कस्टमर के रूप, सारे कस्टमर एडजस्ट करने को तैयार नहीं होते, और जिन्हें आम से बहुत लगाव है उनका एक भी आम सड़ा हुआ निकला ना तो सच में पैसे रिटर्न करने पड़ेंगे। पता चला प्रॉफिट तो हुआ नहीं, लॉस और हो गया। इतना अशुभ बोलना कहाँ से सीखा बेटा तूने? है तुझे तो ये सोचना चाहिए कि तेरी माँ और बीवी कभी एक्स्ट्रा हाथ खर्च के पैसे तुझसे नहीं मांगती, जितना होता है हम अपने खर्चे खुद ही मैनेज करके चलते हैं। अरे ठीक है, लीजिए भर भर के ऑर्डर लीजिए, पर कुछ होगा तो जिम्मेदारी मैं नहीं लूंगा, पहले ही कह देता हूँ। वही तो, माल लेने के बाद अगर कस्टमर ने पेमेंट नहीं किया तो मुझे मत कहिएगा पेमेंट निकलवाने को। पापा जी की बात में दम तो है मम्मी जी, एक काम करते हैं ना, सबसे 50% एडवांस पेमेंट ले लेते हैं। ठीक है, फिर ये तय रहा, कल सुबह 8 बजते ही हम दोनों एडवांस पेमेंट लेने के लिए निकल जाएंगे। आप दोनों कल मस्त बाहर से खा कर आइएगा। गायत्री और प्रिया एक ही कस्टमर के यहाँ जाकर एडवांस पेमेंट लेकर पूरे जमा कर लेती हैं। 20,000 आ गए मम्मी जी, वो भी सिर्फ एक दिन में। मैं मम्मी को फोन करके माल ट्रांसपोर्ट पर लगाने के लिए बोल देती हूँ, क्योंकि कस्टमर अभी से मांग रहे हैं। हाँ बहू बोल दे, फिर दोनों सास बहू मिलकर शॉपिंग पर चलेंगे। अपनी माँ को ऑर्डर देने के बाद प्रिया और गायत्री शॉपिंग पर निकल जाती हैं।
मैं क्या सोच रही हूँ मम्मी जी, कल सुबह मम्मी की यहाँ से आम की पेटियां निकल जाएगी और शाम तक यहाँ आएगी, तो परसों तक हमारे पास बचा हुआ पेमेंट भी आ जाएगा। फिर हम दोबारा स्टॉक मंगाएंगे, तो इस गर्मी में ना करते भी अच्छा खासा पैसा हाथ में आ जाएगा। तो क्यों ना एक एसी ही ले ले, ईएमआई पर ले लेती हूँ। ये स्प्लिट एसी ना जच रहा है मुझे। ईएमआई पर क्यों लेना है बेटा, रुक मैं अभी करण को फोन लगाती हूँ। ईएमआई पर इंटरेस्ट भी तो जुड़ जाएगा, तेरा पति है वो इतना तो कर ही सकता है। अरे जब हम पैसे कमाएंगे तो एसी के पैसे वापस कर देंगे। हाथ में 20,000 रुपए लिए गायत्री और प्रिया 1.5 लाख रुपए की शॉपिंग कर लेती है। अगली सुबह सभी नाश्ते के टेबल पर बैठे थे, तभी गायत्री को उसकी समधन का कॉल आता है। माफ कीजिएगा समधन जी, गांव की सड़क टूट गई है, वहां से ना कोई ट्रक आ सकता है ना जा सकता है, इसलिए मैं आम की पेटियां नहीं भिजवा पाऊंगी, माफ कीजिएगा। इस बार तो आप लोगों के खाने भर भी आम गांव से नहीं आ पाएंगे। ये कहकर निशा फोन रख देती है। प्रिया और गायत्री का सपना टूट जाता है। अभी बिजनेस शुरू भी नहीं किया और नुकसान हो गया। यह सोचो कि कस्टमर को 20,000 और हमें 1,30,000 रुपए कैसे चुकाएंगे आप दोनों। इस नुकसान के बाद गायत्री और प्रिया के दिमाग से बिजनेस का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। धैर्य जब पैदा हुई ना तो उसकी माँ ने उसका चेहरा देखकर कहा था, लाखों में एक है मेरी बेटी, इसीलिए मैं अपनी बेटी का नाम भी एकदम यूनिक ही रखूंगी। आज से मेरी बेटी का नाम होगा धैर्य। धैर्य जब थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन उसने अपनी माँ से सवाल किया, माँ मेरा नाम इतना अजीब क्यों है? मैम भी कहती हैं कि स्पेलिंग लिखने में हमेशा उन्हें कंफ्यूजन होती है। तुम्हारा नाम बाकी लड़कियों की तरह रीता, गीता, संगीता, सुनीता नहीं है, धैर्य है धैर्य। और इतने खास नाम के साथ तुम भीड़ में सबसे अलग नजर आओगी, बस इसीलिए हमने तुम्हारा नाम धैर्य रखा है। माँ की बात धैर्य के मन में इतनी गहरी बैठी कि उस दिन के बाद धैर्य को जीवन में सब कुछ यूनिक ही चाहिए होता था। बात चाहे कपड़ों की हो, खाने पीने की या फिर दोस्त बनाने की। उसने भीड़ के पीछे चलना कभी भी पसंद नहीं किया। वो हमेशा वही काम करती जो सबसे अलग होता। धीरे धीरे समय बीता और धैर्य एक छोटी बच्ची से एक शादीशुदा औरत बन गई। शादी के बाद, अरे बेटा ये इतने महंगे महंगे सूट तू कहाँ से लेकर आई है? कुछ ज्यादा ही महंगे नहीं है? अरे मम्मी जी ये सब डिजाइनर सूट हैं, इनके पास कुछ सिलेक्टेड पीस ही बनाए जाते हैं। इनके जैसा बाजार में आपको कोई और सूट मिलेगा नहीं, बस इसीलिए ये महंगे होते हैं। अरे तो क्या जरूरत है इतने महंगे सूट खरीदने की? इनमें ऐसा कौन सा सुर्खा आपका पर लगा है? हमने जो सूट पहन रखे हैं वो अच्छे नहीं है क्या? और तेरे इन सूटों से ना आधे से भी कम दाम क्या है? मम्मी जी आप नहीं समझोगी, जो ड्रेस सब लोग पहन रहे हैं उसे पहनने में भी कोई मजा है? मजा तो सबसे यूनिक ड्रेस पहनने में ही आता है। अच्छा भाई, हमें तो आज से पहले ये बात पता ही नहीं थी। सिर्फ सूट ही नहीं मम्मी जी, मैं अपनी साड़ी, शूज, बैग, यहाँ तक कि अपने कमरे के पर्दे और चादर भी डिजाइनर ही लेती हूँ, ताकि जो सामान मेरे पास है उनकी जैसा और किसी के पास हुई ही ना। ए भगवान, पता नहीं कौन सी शुभ घड़ी में ये खर्चीली लड़की हमारे घर आ गई। इसके यही तेवर रहे तो ये तो कुछ ही दिन में हमारा पूरा घर बिकवा देगी। ये कॉटन के 1,000 रुपए में धक्का खाने वाले सूट 6,000 के खरीद कर लाई है। बता, है कोई तुक भला इस बात का? बहू के रंग ढंग देखकर सास मंजूषा थोड़ी परेशान रहने लगी थी। मम्मी जी इतने बड़े घर का काम मुझसे अकेले नहीं होता है। सुबह से शाम हो जाती है लेकिन घर के काम तो जैसे खत्म ही नहीं होते। और वंश भी इसी वजह से मुझसे नाराज रहने लगे हैं। कहते हैं कि मैं पूरा दिन घर के कामों में ही उलझी रहती हूँ और उन्हें बिल्कुल भी समय नहीं देती। तो बेटा मैंने तुझे कब मना किया नौकरानी रखने से? लेकिन तेरा ही कहना था कॉलोनी में सब बहुओं ने नौकरानी रखी हुई है, इसलिए तू काम वाली नहीं रखेगी। अरे मम्मी जी वो मैंने सोचा कि काम वाली रखने से क्या होता है, मैं तो हूँ ही सबसे अलग। अगले दिन धैर्य की सास मंजू एक काम वाली सरिता को पकड़ कर ले आती है। हाय आंटी जी, कितनी सुंदर है आपकी बहू। पूरी कॉलोनी में और किसी की बहू इतनी सुंदर नहीं है। ए तू आंटी किसे कह रही है? आंटी होगी तू, मेरी उम्र की होगी और मुझे आंटी कह रही है। लो इज्जत से बात कर रही है, मैं तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है। अरे मेरी तो ना आंटी जी 12 साल में शादी हो गई थी, इसलिए मैं ऐसी दिखती है। अभी तो मैं बस 25 साल की है। अच्छा, फिर तो तू मेरी बहू से भी छोटी है। 30 साल की तो मेरी बहू है। झूठ बोलते शर्म नहीं आती तुझे? वो सामने वाली बिल्डिंग में तेरी बहू काम करती है, मुझे पता नहीं क्या?
अरे क्या आंटी जी, आप बिना बेकार की बातें लेकर बैठ गई। आप ये बोलो, काम कराना है कि नहीं? हाँ हाँ कराना है, तुम कल से आ जाना। ठीक है मैम साहब, मैं आ जाएगी। काम वाली के जाने के बाद। अरे तूने तेवर देखे इसके, कहानी बनाने में एक नंबर है ये। आई बड़ी मुझे आंटी कहने वाली, खुद बुढ़िया होकर मुझे आंटी आंटी कर रही है। मुझे तो ये सरिता फूटी आंख नहीं सुहाई। छोड़िए ना मम्मी जी, क्या करना है हमें, जो बोलती है बोलने दीजिए। मंजूषा को सरिता से अजीब सी चिढ़ हो गई थी, इसलिए जब भी वो काम करने के लिए आती मंजूषा अपने कमरे में जाकर बैठ जाती। अरे भाभी, कितना सुंदर सूट पहन रखा है आपने। आपको पता है, सेम इसी कलर और डिजाइन का सूट ना मेरे पास भी है। क्या बात कर रही है, तेरे पास कहाँ से आया? कहाँ से आया का क्या मतलब भाभी? अरे मैं खरीद के लाई ना सरोजिनी मार्केट से। उधर सब एक से एक डिजाइनर सूट मिलते हैं। 400 का पड़ा, कोई देखकर कह नहीं सकता कि 400 का है। अरे नहीं नहीं, तेरा 400 वाला अलग होगा, मेरा तो 4000 का है। क्या भाभी, मैं आपसे झूठ बोलेगी क्या? अरे सेम टू सेम डिट्टो है। अच्छा चलो, मैं ना कल की पहन के आती हूँ बस। नहीं नहीं नहीं, तू वादा कर, वो सूट पहनकर इस कॉलोनी में कभी पैर भी नहीं रखेगी, वादा कर मुझसे। अच्छा ऐसा कर, मेरा ये सूट भी ना तू ही रख ले, अब खुश। लेकिन इन दोनों सूट को पहनकर इस मोहल्ले में कभी नजर मत आना। अरे 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 भाभी, क्या हो गया? अच्छा चलो ठीक है, आप इतना रिक्वेस्ट कर रहे लिए तो मैं सूट पहनकर कभी इधर नहीं आएगी बस। हे भगवान, बचा लिया आपने। मैंने कल ही अपनी किटी में सबको बताया था कि मैं 4000 का सूट लेकर आई हूँ। अगर ये सरिता मेरे जैसा सूट पहनकर कॉलोनी में आ जाती तो क्या इज्जत रह जाती मेरी। 2-3 दिन बाद। भाभी एक बात बोलो क्या आपको? आपकी ना मेरी चॉइस एकदम सेम टू सेम है। क्या? ऐसा किसने बोला तुझे? अरे भाभी, मैं बोल रही है ना, मेरी और आपकी चॉइस सेम टू सेम है। अच्छा, वो कैसे? आप यकीन नहीं करेगी भाभी, आपकी बेडशीट के जैसे डिट्टो सेम टू सेम बेडशीट मैं लेकर आए लिए कल बाजार से। और उधर बाजार में ना 200 का सेल लगेला था। क्या बढ़िया बेडशीट मिल रही थी। तू पागल है क्या? ये तुझे 200 वाली बेडशीट नजर आ रही है? ये 3500 की एक बेडशीट है और ये किसी सेल से नहीं खरीदी मैंने, कस्टमाइज करवाई है। मतलब भी पता है तुझे कस्टमाइज का? इसका मतलब एक सिंगल पीस है ये। इसकी जैसी कोई और बेडशीट बाजार में मिल ही नहीं सकती। क्या भाभी, कोई भी आपको बना देता है और आप बन भी जाती है। कौन बोला आपको इसकी जैसी दूसरी बेडशीट नहीं बन सकती? अरे मेरे पास सेम टू सेम है, मैं बता रही है ना आपको। सरिता की बात सुनकर धैर्या को अपने ऊपर बहुत गुस्सा आता है। पता नहीं क्या हो गया है मेरी चॉइस को, अब मेरा टेस्ट एक काम वाली से मैच करने लगा है। देख सरिता, किसी और को मत बताना कि तेरे घर में मेरे घर जैसी बेडशीट है। अरे भाभी क्यों नहीं बताएगी मैं? किसी का लेकर खाया है क्या मैंने, या चोरी डकैती की है कि मैं झूठ बोलूं? मैं तो डंकी की चोट पर बोलेगी कि मैं सेल से खरीद के लाए लिए। अरे मैंने बोला ना तुझे किसी को नहीं बताना। अच्छा ठीक है, ले ये बेडशीट भी ना तू ही ले जा, मुझे नहीं चाहिए ये बेडशीट। लेकिन तूने कॉलोनी में किसी को भी बताया ना तो फिर तू देखना, मैं तुझे बाहर निकाल दूंगी। अरे भाभी तो ऐसा बोलो ना कि नहीं बोलने का है किसी को। अच्छा ठीक है, अब आप इतना जिद कर रही है ये बेडशीट मेरे को देने का, तो रख लेती है मैं। धैर्या को अपनी चॉइस पर और अपने हर सामान पर जितना गुरूर था वो सरिता ने आकर चकनाचूर कर दिया था। कभी वो उसकी साड़ी को अपनी साड़ी जैसा बताती तो कभी सूट को, कभी बेडशीट को तो कभी नेल पेंट को। और धैर्या भी अपना सामान गुस्से में उठाकर उसे पकड़ा देती। ये सिलसिला शायद ऐसे ही चलता रहता, लेकिन फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना धैर्या ने कभी नहीं की थी। भाभी भैया आपको प्यार बहुत करते हैं, सच्ची। कितनी मदद करते हैं ना आपके घर के कामों में। वो तो है, मेरे वंश जैसा कोई हो ही नहीं सकता। आपको पता है भाभी, भैया एकदम मेरे मर्द जैसे ही दिखते। वही लंबाई चौड़ाई, वही बाल और एकदम वही आदत है। आपको पता है, वो भी ना मेरे को घर का कोई काम करने नहीं देता। बोलता है तू रानी है मेरे घर की, नौकरानी थोड़ी ना है जो घर का काम करेगी। काम वाली को अपने पति की तुलना वंश से करता देख धैर्या के सब्र का बांध टूट गया था। अच्छा, अगर तुझे रानी बनाकर रखता है तो इधर नौकरानी का काम क्यों करती है? जाकर अपने महल में राज करना। धैर्या की बात सुनकर उसकी सास मंजूषा आती है। अब क्या करेगी, इसके पास तो तेरे जैसा पति भी है,
अब अगर इससे किसी को बता दिया कि तेरे पति के जैसा डिट्टो सेम पति इसके पास है, तो तेरी क्या इज्जत रह जाएगी कॉलोनी में। ऐसा कर, अपना पति भी उठाकर इसे दे दे। मम्मी जी आप कैसी बातें कर रहे हो? बेटा मैं तो वही कह रही हूँ जो तू आज तक करती आई है। तुझे पता भी है ये तेरी सरिता कितनी डेढ़ सयानी है। कल मैंने इसे इसकी बहू से बात करते हुए सुन लिया था। कह रही थी 502 वाली मैडम तो एकदम बोर्डम है, उनको बस एक बार उकसा दो, सब सामान उठाकर मेरे को दे देती है। तू बस देखती जा मैं कैसे बिना चोरी किए उनके घर पर हाथ साफ करती हूँ। क्या मतलब ये जानबूझकर ऐसी बातें करती थी? और ये बोर्डम किसको बोली तू? तेरी तो अरे मेम साहब मैं अगर आज की बात तू मुझे इस घर में दिखाई दी ना तो फिर तुझे दोबारा कोई नहीं देख पाएगा। सरिता अपनी पोल खुलती देख 5 से 9 2 11 हो जाती है और धैर्या भी उस दिन के बाद ये यूनिक सामान खरीदने का अपना फितूर छोड़ देती है।